कैसे हैं आप सभी लोग। आज फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेट्रॉनिक्स की हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट नंबर 3 का जो नाम है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स एंड एप्लीकेशंस। इस पूरी यूनिट को हम केवल 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3। 3 लेक्चर्स में हम इस यूनिट को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। एंड एक बार आप सिलेबस देख लीजिए। दिस इज़ द सिलेबस ऑफ AKTU। यूनिट 3 का ये सिलेबस है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यूनिट 3 जो है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स एंड एप्लीकेशंस। तो किस तरह से हम 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे। जो फर्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर 1 में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, राइट। जिसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं हम पढ़ेंगे। इसके अंदर फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी डिस्कस करेंगे हम, जैसे कि प्रेशर, डेंसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, न्यूटोनियन एंड न्यूटोनियन फ्लूइड, रियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड। ये सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 1 में। लेक्चर नंबर 2 में कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, राइट। जिसमें हम बात करेंगे पास्कल्स लॉ, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। और यहाँ पर भी हम कुछ बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। और लेक्चर 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट पार्ट इसका, दैट इज़ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइंस एंड पंप्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस। हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होती हैं, टर्बाइंस क्या होते हैं और हाइड्रोलिक पंप क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन। देन वी विल डिस्कस हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर्स, हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड देयर एप्लीकेशंस, राइट। तो इस तरह से हम 3 लेक्चर्स में हम इस यूनिट को कवर करेंगे। ओके, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे उसको हम क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन हम देखेंगे, देन उसके बाद उसका आंसर। टोटल हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, 1 से लेकर के 10 ये क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, डिस्क्रिप्टिव होंगे। और दीज 10 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम AKTU एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। AKTU के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, तो ये मान लीजिए आपकी 10 से लेकर के 15 मार्क्स तक आपके पक्के हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। 10 to 15 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। ओके, लास्ट में हम 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, 10 MCQs भी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी जो मैटर होता है, कोई भी सब्सटेंस एग्जिस्ट कर सकता है आइदर इन द सॉलिड स्टेट और इन द फ्लूइड स्टेट। कोई भी मैटर या तो वो सॉलिड स्टेट में रह सकता है या फिर वो फ्लूइड स्टेट में रह सकता है। और जो फ्लूइड स्टेट है दैट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, राइट। लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो हम ये कह सकते हैं फाइनली कि कोई भी मैटर जो है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। वन इज़ सॉलिड, सेकेंड वन इज़ लिक्विड एंड थर्ड वन इज़ गैस। सॉलिड स्टेट में रह सकता है, लिक्विड या फिर गैसेस स्टेट में रह सकता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये सॉलिड है, राइट। दिस इज दी सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास पास में होते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर। लिक्विड के केस में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा सा दूर दूर होते हैं और जो गैसेस होती हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी और ज़्यादा दूरी पर होते हैं, यानी कि वो रैंडम मोशन में होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बात कर लेते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है इसको एक बार समझ लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मान लीजिए कोई ये टैंक है, इस टैंक के अंदर वाटर भरा हुआ है या कोई भी फ्लूइड है, ठीक है। इस टैंक के अंदर कोई भी फ्लूइड भरा हुआ है, तो ये फ्लूइड किस में है, रेस्ट में है, राइट। ये फ्लूइड किस में है, रेस्ट में है। तो हम फ्लूइड की स्टडी करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जब फ्लूइड किस में होता है, रेस्ट में होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए ये कोई पाइप है और इस पाइप के अंदर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इस पाइप के अंदर कोई फ्लूइड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो फ्लूइड है वो किस में है,
मोशन में है, ठीक है, मोशन में है। ओके, तो फ्लूइड रेस्ट में हो या फ्लूइड फिर मोशन में हो, जब फ्लूइड रेस्ट में होता है या मोशन में होता है और हम फ्लूइड के बिहेवियर की जब स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या कहते हैं उसको हम? फ्लूइड मैकेनिक्स। तो एक बार रीड करेंगे इसको हम लोग। फ्लूइड मैकेनिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस। फ्लूइड मैकेनिक्स जो है साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम डील करते हैं बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के बिहेवियर को हम डील करते हैं, चाहे फ्लूइड रेस्ट में हो चाहे फ्लूइड मोशन में हो। क्लियर है ये बात आपको? फ्लूइड मैकेनिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम फ्लूइड को डील करते हैं, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ को, फ्लूइड के बिहेवियर को हम डील करते हैं, चाहे फ्लूइड रेस्ट में हो चाहे फ्लूइड रेस्ट में हो। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो फ्लूइड है बच्चे, फ्लूइड या तो लिक्विड की फॉर्म में हो सकता है या फिर वो गैसेस फॉर्म में हो सकता है। जितने भी लिक्विड होते हैं, जितनी भी गैसेस होती हैं, वो फ्लूइड के अंदर आती हैं। फ्लूइड का मतलब है आइदर लिक्विड और गैस। चलिए लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में? डिफाइन फ्लूइड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड लिक्विड। पहले तो आपको फ्लूइड को डिफाइन करना है और आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन गैस एंड लिक्विड, राइट। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, फ्लूइड का मतलब है आइदर लिक्विड और गैस। फ्लूइड का मतलब मैंने आपको बताया था आइदर लिक्विड और गैस। चलिए पहले हम फ्लूइड को डिफाइन करते हैं। फ्लूइड में बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस। फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है विच इज़ कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, जो फ्लो होने की कैपेबिलिटी रखता है। माय डियर स्टूडेंट्स, फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो फ्लो हो सकता है, जो फ्लो होने की कैपेबिलिटी रखता है। इट हैज़ नो डेफिनेट शेप। इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। जिस भी कंटेनर में, जिस भी वेसल में इसको रखा जाता है, उसी की शेप को ये ऑक्यूपाई कर लेता है, उसी की शेप को ये कॉन्फॉर्म्स कर लेता है। अदर वर्ड्स में भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे अ फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच डिफॉर्म्स कॉन्टिन्यूसली अंडर द एक्शन ऑफ टेंजेंशियल और शेयर फोर्स। ऐसा सब्सटेंस, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिस पर हम टेंजेंशियल या शेयर फोर्स, अगर थोड़ा सा भी शेयर फोर्स या थोड़ा सा भी टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करें तो वो कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म होने लग जाता है, मतलब फ्लो होने लग जाता है। तो ऐसा सब्सटेंस फ्लूइड कहलाता है, राइट। अब हमको समझना है कि लिक्विड और गैस दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर आप देखिए जरा, तो यहाँ पर मैं सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों को यहाँ पर कंपेयर करने की कोशिश करूँगा। देखिए जो सॉलिड होता है, सॉलिड की अपनी कोई डेफिनेट शेप हो सकती है, शेप होती है इसकी, और इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है और इसकी शेप भी फिक्स होती है। अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड की अपनी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है क्योंकि ये फ्लूइड है, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है, राइट। इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड का अपना कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अगर हम गैस की बात करें तो गैस की ना तो कोई शेप होती है क्योंकि ये भी एक फ्लूइड है, लेकिन इसका कोई वॉल्यूम भी नहीं होता है। इसका कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, इसका अपना कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, राइट। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मान लीजिए ये वाटर भरा हुआ है, लिक्विड जो है, वाटर का एक एग्जांपल ले लीजिए। वाटर इज ए लिक्विड, एक गिलास वाटर है, ठीक है, 1 ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम है वो 1 ग्लास के बराबर है। इसका वॉल्यूम किसके बराबर है? 1 ग्लास के बराबर है। और इसने शेप किसकी ली हुई है? ग्लास की, क्योंकि ये ग्लास के अंदर भरा हुआ है। अब इस ग्लास के वाटर को आप एक बकेट में भर दीजिए, बड़ी सी बकेट में भर दीजिए, तो क्या होगा? इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, राइट, अकॉर्डिंग टू दी शेप ऑफ दी बकेट। लेकिन जो बकेट है वो खाली रह जाएगी क्योंकि बकेट का वॉल्यूम ज़्यादा है, बकेट का वॉल्यूम ग्लास के वॉल्यूम से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है। वॉल्यूम होता है पर्टिकुलर, किसी भी लिक्विड का अपना एक वॉल्यूम फिक्स होता है, जबकि गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। एक एग्जांपल से हम इसको समझें जरा। गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। मान लीजिए ये एक बड़ा सा कंटेनर है, एक लार्ज कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर एक सिलेंडर रखा हुआ है जिसके अंदर गैस भरी हुई है। इस सिलेंडर के अंदर एक गैस भरी हुई है, राइट। इस सिलेंडर के अंदर एक गैस भरी हुई है। अब ये जो बड़ा सा कंटेनर है जिसके अंदर ये सिलेंडर रखा हुआ है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या है? वैक्यूम है।
राइट। अगर इस सिलेंडर को ओपन कर दिया जाए, इस सिलेंडर को ओपन कर दिया जाए, देन व्हाट विल हैपन, इस सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी हुई थी वो एक्सपेंड हो जाएगी और इस पूरे बड़े कंटेनर के अंदर भर जाएगी, यानी इसकी शेप भी चेंज हो गई। पहले एक छोटे सिलेंडर की शेप थी इसकी गैस की, अभी ये लार्ज कंटेनर की शेप को ले लेगा और इसका वॉल्यूम भी देखो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, इसका वॉल्यूम पूरे कंटेनर के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो गैस होती है उसका ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है और ना ही उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ये एक तो सिमिलरिटी है कि भाई जो गैस और लिक्विड है दोनों में से किसी की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, लेकिन लिक्विड का अपना एक वॉल्यूम फिक्स होता है, इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जबकि जो गैस होती है इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। ठीक है, ये क्लियर है पॉइंट। नाउ एक और डिफरेंस यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपको लिक्विड और गैस में। लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, दीज आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, जबकि जो गैसेस होती हैं ये कंप्रेसिबल इन नेचर होती हैं। मतलब जो गैसेस होती हैं इनकी डेंसिटी चेंज हो सकती है और जो लिक्विड होते हैं इनकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है। राइट, तो ये डिफरेंस है गैस एंड लिक्विड में, जो कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड लिक्विड। चलिए पहले हम लिक्विड को डिफाइन करें, लिक्विड को डिफाइन कर लेते हैं पहले। तो लिक्विड इज अ फ्लूइड, लिक्विड एक ऐसा फ्लूइड है विच पसेस अ डेफिनेट वॉल्यूम, इसकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है। राइट, हालांकि वो स्लाइटली वेरी कर सकता है विद टेम्परेचर एंड प्रेशर, लेकिन बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। ऑलमोस्ट जो लिक्विड है उसका डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा। राइट, अगर हम बात करें गैस की तो गैस इज अ फ्लूइड, गैस भी एक फ्लूइड है, लिक्विड भी एक फ्लूइड है। राइट, तो गैस एक ऐसा फ्लूइड है विच इज कंप्रेसिबल, ये कंप्रेसिबल होता है, जबकि मैंने आपको बताया था जो लिक्विड है ये इनकम्प्रेसिबल होता है। लिक्विड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल। राइट, तो गैस क्या है, ये कंप्रेसिबल है एंड पसेस नो डेफिनेट वॉल्यूम, इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, बट इट ऑलवेज एक्सपेंड्स अंटिल इट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू दैट ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर के अंदर भी गैस को स्टोर किया जाता है तो ये जब तक एक्सपेंड होती रहेगी जब तक उस पूरे वॉल्यूम को ये क्या ना कर ले, ऑक्यूपाई ना कर ले। जैसे कि हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसके एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लूइड्स आर वाटर, मिल्क, केरोसिन, पेट्रोल और गैस। तो स्टार्टिंग के जो मैंने एग्जाम्पल्स लिए ये वाटर, मिल्क और केरोसिन और पेट्रोल, ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, लिक्विड के। राइट, और फ्लूइड के अंदर गैस भी आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्लूइड को डिफाइन कर सकते हैं, गैस और लिक्विड में हम डिफरेंस को समझ सकते हैं इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं अपने सिलेबस में, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था अभी सिलेबस। कौन कौन सी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ हमको डिस्कस करनी है। फर्स्ट वन इज प्रेशर, सेकंड वन इज डेंसिटी, थर्ड वन इज स्पेसिफिक वेट, दैट इज ऑल्सो नोन एज वेट डेंसिटी, एंड फोर्थ वन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, एंड फिफ्थ वन इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं पहले हम प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज अ नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होगा प्रेशर, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। राइट, F/A, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। राइट, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है, यहाँ पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, हालांकि प्रेशर के पास डायरेक्शन होती है, नॉर्मल डायरेक्शन, लेकिन बाय डेफिनेशन जो प्रेशर होता है ये हमेशा नॉर्मल होता है। जो प्रेशर होता है ये एक्ट करता है हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, है ना, हमेशा नॉर्मली होती है इसकी डायरेक्शन। तो इसलिए ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। राइट, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट की अगर हम बात करें, प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं 1 पास्कल। ठीक है, इसकी यूनिट दूसरी होती है पास्कल। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक और इसकी यूनिट होती है ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, हमारी जो बॉडी है, हम एयर के अंदर हैं तो हमारे ऊपर भी क्या है, हम भी एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमारे बॉडी जो है, हमारी बॉडी की सरफेस पे भी क्या लगा हुआ है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता कितना है।
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 101,325 पास्कल, या फिर आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलो पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा 101.325 किलो पास्कल। एक और इसकी यूनिट होती है बार, और 1 बार का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स 10⁵ पास्कल या फिर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जैसा कि आप एक डायग्राम इधर देख पा रहे हैं, ये वाला जो डायग्राम है इससे हम समझने की कोशिश करेंगे। जो प्रेशर है माय डियर स्टूडेंट्स, एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है समझते हैं जरा। यहाँ पर देखिए एक लाइन, ये वाली सबसे नीचे वाली जो लाइन है यहाँ पर है 0 ATM, यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। अब जीरो लाइन से जब हम ऊपर की तरफ चलेंगे, यानी कि एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर लगेगा दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलेंगे उसको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी अभी 101,325 पास्कल या अप्रॉक्सीमेट 1 बार, राइट। अब देखिए एक तो ये तो हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एटमॉस्फेयर की वजह से लग रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर अगर हम प्रेशर मेजर करते हैं, इस लाइन को देखिए जरा, ये तो हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब ऊपर जाओगे तो वो कहलाएगा गेज प्रेशर। क्या कहलाएगा? गेज प्रेशर। ध्यान रखें क्या कहलाएगा? गेज प्रेशर। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड। यस, राइट, मेरे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, ठीक है। इन दोनों का जो एल्जेब्रिक सम होगा दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? एब्सोल्यूट प्रेशर इज द सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये होगी सबसे नीचे जीरो लाइन। लेट मी रिपीट वंस अगेन। सबसे नीचे आप देखिए ये तो होगी जीरो लाइन। इस जीरो लाइन के ऊपर जब आप मेजर करोगे एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर होगा दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब ऊपर प्रेशर मेजर करना स्टार्ट करोगे दैट विल बी नोन एज गेज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर का जो सम होता है दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर। यहाँ पर देखिए यहाँ तक हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके ऊपर गेज प्रेशर, और ये वाली जो लाइन है ये बताएगी आपको एब्सोल्यूट प्रेशर। यहाँ पर लिखा हुआ है एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। एक और होता है माय डियर स्टूडेंट्स वैक्यूम। वैक्यूम प्रेशर मतलब नेगेटिव गेज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब नीचे प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब नीचे का प्रेशर होता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर प्रेशर कम है तो वो कहलाता है नेगेटिव गेज, यानी कि वैक्यूम प्रेशर। क्या कहलाता है? वैक्यूम प्रेशर। क्लियर है ये बात आपको? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बच्चे, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। अब एक एग्जांपल अगर मैं आपसे डेली लाइफ से पूछता हूँ, ये जो आप अपनी कार के जो टायर्स होते हैं या बाइक स्कूटी के जो टायर्स होते हैं उसमें जब आप प्रेशर एयर भरवाते हो, एयर को फिल कराते हो, तो वो कौन सा प्रेशर आपको बताता है? एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? उसका आंसर होगा गेज प्रेशर। कौन सा, क्या आंसर होगा उसका? गेज प्रेशर। ये जो गेज होता है आपको गेज प्रेशर बताता है। जो टायर के अंदर आप एयर का जो प्रेशर मेजर करते हो दैट इज नोन एज द गेज प्रेशर। ओके, चलिए, तो ये आपको इतना ध्यान रखना होगा प्रेशर के बारे में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स? डेंसिटी क्या होती है? देखो, इट इज डिफाइंड एज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का कोई पर्टिकुलर मास होगा, उसकी कोई वॉल्यूम भी होगा। मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर कोई एयर या कोई भी लिक्विड, कोई भी सब्सटेंस भरा हुआ है, इसका कुछ पर्टिकुलर मास है, मान लीजिए 10 kg इसका मास है, और इसका वॉल्यूम है मान लीजिए 500 मीटर क्यूब। कितना वॉल्यूम है? 500 मीटर क्यूब। इसकी आपको डेंसिटी पता करनी है, तो डेंसिटी बता सकते हैं आप मास अपॉन वॉल्यूम से। मास कितना है? दैट इज 10 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है? 500। तो इसको जो भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा डेंसिटी इसकी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब में इसकी डेंसिटी आ जाएगी। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं बच्चे? डेंसिटी। जिसके मॉलिक्यूल्स पास पास में होते हैं उसकी डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, वो डेंस कहलाता है। ये क्या ज़्यादा डेंस है? दिस इज डेंस, हाई डेंसिटी है इसकी। इसकी डेंसिटी कम है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं। मतलब ये हुआ माय डियर स्टूडेंट्स कि जो सॉलिड होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कोई भी सब्सटेंस 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, या तो सॉलिड स्टेट में, या लिक्विड स्टेट में, या फिर गैसेस स्टेट में। सॉलिड स्टेट के जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास में होते हैं, तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। इन जनरल मैं बात करूं तो सॉलिड की जो डेंसिटी होगी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद लिक्विड की, और सबसे कम डेंसिटी होगी
गैसेस की, क्योंकि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी इन जनरल, उसके बाद लिक्विड की, और उसके बाद गैस की। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए हुए हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वाटर की डेंसिटी हमेशा कितनी याद रखनी है आपको, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी कितनी होगी, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर, तो वाटर क्या है, एक लिक्विड है, ठीक है। और एक मैंने यहाँ पर डेंसिटी लिखी है स्टील की। स्टील क्या है, एक सॉलिड है, तो डेफिनेटली वाटर से ज़्यादा इसकी डेंसिटी होगी, क्योंकि ये स्टील है, सॉलिड है। 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और एयर क्या है, गैस है, तो गैस की डेंसिटी क्या होगी, लिक्विड से भी कम होगी, यानी कि 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी होती है एयर की। तो ये बात आप ध्यान रखें, वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एयर की डेंसिटी 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी और एयर की डेंसिटी आपको हमेशा याद होनी चाहिए, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपकी हेल्प करेंगे। चलिए नेक्स्ट है स्पेसिफिक वेट, जिसको हम वेट डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। स्पेसिफिक वेट को हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको हम वेट डेंसिटी भी कह सकते हैं, राइट। तो इट इज़ डिफाइंड एज वेट पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे कि हमने बोला मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोला था हमने, डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है, डेंसिटी। यहाँ पर जो वेट पर यूनिट वॉल्यूम है क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक वेट। अच्छा, वेट कितना होता है, mg, वेट इज mg डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और अभी हमने देखा यहाँ पर जो अभी हमने देखा था जो डेंसिटी होती है m/v होती है, तो यहाँ से हम m/v को क्या लिख सकते हैं, रो। m/v इज इक्वल टू रो, तो w कितना हो जाएगा यहाँ पर, स्पेसिफिक वेट कितना हो जाएगा, रो जी, ठीक है। और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, w की स्पेसिफिक वेट की यूनिट क्या हो जाएगी, क्योंकि ये है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। और वेट क्या होता है, न्यूटन, और वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी न्यूटन पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक वेट की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर क्यूब। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। कौन सी प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम एस से डिनोट कर सकते हैं। एस इज व्हाट, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये दो डेंसिटी का रेशियो है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी। अब मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, फ्लूइड का क्या मतलब होता है। फ्लूइड का मतलब होता है आइदर लिक्विड और गैस, आइदर लिक्विड और गैस। तो बात हमको यहाँ पर समझनी होगी कि ये जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है ये लिक्विड के लिए अलग हो सकता है, और लिक्विड के लिए अलग हो सकता है स्टैंडर्ड फ्लूइड, और गैस के लिए अलग होगा। तो लिक्विड के लिए क्या होगा स्टैंडर्ड फ्लूइड, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है। लिक्विड के लिए जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है वो होता है वाटर, ठीक है, वाटर होता है। और वाटर कौन सा वाटर, जिसका टेम्परेचर कितना हो 4 डिग्री सेल्सियस, या जिसकी डेंसिटी कितनी हो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ध्यान रखेंगे स्टैंडर्ड फ्लूइड इज वाटर, स्टैंडर्ड फ्लूइड इज वाटर इन केस ऑफ लिक्विड। और अगर मान लीजिए कोई फ्लूइड गैस है, ठीक है, तो गैस के लिए जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है वो होता है एयर या फिर H2। एयर या फिर H2 क्या होगा, स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा किसके लिए, गैसेस के लिए। वाटर के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होगा, सॉरी लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होगा, वाटर। चलिए नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम। सॉरी लास्ट प्रॉपर्टी तो नहीं कह सकते हम इसको। इसमें जो क्वेश्चन था हमारा बच्चे, इसमें कितनी चीज़ें पूछी गई थी आपसे, ये कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ पूछी गई थी। प्रेशर हमने पढ़ लिया, डेंसिटी हमने पढ़ लिया, स्पेसिफिक वेट पढ़ लिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ लिया। अब है स्पेसिफिक वॉल्यूम, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे स्पेसिफिक वॉल्यूम भी पूछा गया है। तो देखते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है। सिंपल है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ डिफाइंड एज अ वॉल्यूम पर यूनिट मास। वॉल्यूम पर यूनिट मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्मॉल v से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ये कोई एक कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर कोई एयर भरी हुई है, कोई गैस इसके अंदर भरी हुई है, राइट। मान लीजिए इसका जो वॉल्यूम है वो है 500 मीटर क्यूब। कितना वॉल्यूम है, 500 मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। अब इसका कुछ ना कुछ मास भी रहा होगा, मान लीजिए इसका मास है 10 kg। इसका मास कितना है, 10 kg।
आपको टोटल वॉल्यूम पता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर आपको निकालना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा टोटल वॉल्यूम पर यूनिट मास। टोटल वॉल्यूम कितना है 500 मीटर क्यूब, डिवाइडेड मास कितना है 10 kg, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना आ जाएगा इसका, दैट इज 50 मीटर क्यूब पर kg। तो आप ध्यान रखेंगे वॉल्यूम अलग चीज़ होती है, वॉल्यूम इज डिफरेंट, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज डिफरेंट, ठीक है। टोटल वॉल्यूम को अगर आप मास से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से स्पेसिफिक वॉल्यूम, राइट, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ओके, तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 500 मीटर क्यूब, स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना हो गया 50 मीटर क्यूब पर केजी। मीटर क्यूब पर केजी, वॉल्यूम पर यूनिट मास इज नोन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर क्यूब पर केजी हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखें माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, अभी हम लोगों ने पढ़ा था डेंसिटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था, डेंसिटी। डेंसिटी क्या था, मास अपॉन वी, यानी कि केजी पर मीटर क्यूब। क्या पढ़ा था हमने, केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी। और वॉल्यूम क्या हुआ यहाँ पर, स्पेसिफिक वॉल्यूम मीटर क्यूब पर केजी, यानी कि वी अपॉन एम। तो यहाँ पर देखेंगे जो स्पेसिफिक वॉल्यूम और डेंसिटी है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। हम लिख सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम, या फिर हम लिख सकते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 अपॉन डेंसिटी। तो ध्यान रखें स्पेसिफिक वॉल्यूम और डेंसिटी ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, राइट। वॉल्यूम क्या है, मीटर क्यूब पर केजी, डेंसिटी क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। तो इस तरह से फ्लूइड की ये 5 प्रॉपर्टीज हमसे पूछी गई थी क्वेश्चन नंबर 2 में, हमने इनको इजीली डिफाइन कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट केयरफुली। कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट स्पेसिफिक वेट आपसे पूछ रहा है, डेंसिटी पूछ रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड, राइट। 1 लीटर ऑफ लिक्विड की आपसे क्या पूछी गई है, स्पेसिफिक वेट कितना होगा, डेंसिटी कितनी होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी। और इसका आपको टोटल वेट भी दिया हुआ है 7 न्यूटन। चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हेडिंग डाल लेंगे हम सॉल्यूशन, हेडिंग लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि गिवन डेटा, आपको जो भी डेटा आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर उसको नोट कर लेंगे। क्या दिया हुआ है आपको, एक तो आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 1 लीटर वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। लीटर को अगर आपने मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो आप 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर क्यूब में। तो आप इसको लिख सकते हो 10⁻³ मीटर क्यूब। और आपको दिया हुआ है वेट W, कितना दिया हुआ है 7 न्यूटन आपको वेट दिया हुआ है। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे स्पेसिफिक वेट कितना होगा, राइट। तो फर्स्ट वन ही इज आस्किंग स्पेसिफिक वेट, जिसको हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे, सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है डेंसिटी कितनी होगी, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड। और थर्ड पार्ट में आपसे पूछ रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने लिखा था S से, ओके। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको जल्दी से। फर्स्ट वाला जो पार्ट है पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट में, क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट ही इज आस्किंग इन द फर्स्ट पार्ट, यस स्पेसिफिक वेट W। क्या होता है स्पेसिफिक वेट, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल वेट आपको दिया हुआ है, यस 7 न्यूटन, तो 7 न्यूटन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम भी आपको दिया हुआ है 10⁻³ मीटर क्यूब, ओके। यूनिट का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से हमको स्पेसिफिक वेट मिल जाएगा बच्चे 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इस तरह से आपके पास फर्स्ट आंसर आ चुका है, फर्स्ट आंसर आपको मिल चुका है, ओके। तो दिस इज योर फर्स्ट आंसर। सेकंड वाला जो पार्ट है इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, सेकंड वाला जो पार्ट है इसमें आपसे पूछ रहा है बच्चे डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी हमने अभी रिलेशन देखा था यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये वाला रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, दिस वन स्पेसिफिक वेट वाला कहाँ गया रिलेशन, स्पेसिफिक वेट दिस वन है ना। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, W इज इक्वल टू रो इंटू जी, ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। स्पेसिफिक वेट W इज इक्वल टू रो इंटू जी, स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू रो इंटू जी। स्पेसिफिक वेट की वैल्यू रख दीजिए जरा यहाँ पर 7000 इक्वल टू डेंसिटी आपसे पूछ रहा है इंटू 9.81। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिलने वाला है बच्चे
यहाँ से आपको सॉल्व कर लेंगे तो डेंसिटी मिल जाएगी। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे 7000 डिवाइडेड बाय 9.81, तो यहाँ से आपको मिल जाएगी डेंसिटी, एंड डेंसिटी इज़ कमिंग आउट 713। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेटर इज़ अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो ये आपको मिल जाएगी यहाँ से डेंसिटी कितनी आ रही है, डेंसिटी 713.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस तरह से ये आंसर आपको मिल गया। सेकंड वाला जो था, सेकंड पार्ट का भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर, जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में बच्चे आपसे पूछा गया था स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम लिखते हैं एस से। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने क्या बताया था आपको, ये रेशियो होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, राइट। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ से आपको मिल जाएगी। डेंसिटी हमने अभी कैलकुलेट की थी 713.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो क्या दिया हुआ है आपको, लिक्विड। लिक्विड यहाँ पर सब्सटेंस दिया हुआ है, और लिक्विड के लिए मैंने आपको बताया था, लिक्विड के लिए जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है वाटर। लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है, वाटर। तो यहाँ पर हम वाटर की डेंसिटी रखेंगे डिवाइडेड बाय 1000, ये आपको याद होनी चाहिए। अब देखो ये भी डेंसिटी है, ये भी डेंसिटी है, दो डेंसिटी का रेशियो है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। और यहाँ से हमको मिल जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, कितना आ जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, 0.7135। ओके, तो इस तरह से हमने तीनों पार्ट इसके इजीली सॉल्व कर लिए। ये रिलेशन आपको जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं इनका रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये इस तरह से हमको वेट दिया हुआ था, एक वेट दिया हुआ था, और हमको दिया हुआ था वॉल्यूम, और हमसे पूछा गया था स्पेसिफिक वेट W, डेंसिटी रो, और पूछा गया था हमसे स्पेसिफिक ग्रेविटी S। ओके, इस तरह से हमने ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एक न्यूमेरिकल है, इसका आंसर आप खुद से निकालेंगे। एक बार मैं बता देता हूँ आपको। कैलकुलेट द डेंसिटी, डेंसिटी रो की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, स्पेसिफिक वेट आपसे पूछ रहा है स्मॉल w, और आपसे पूछ रहा है टोटल वेट कितना होगा। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल आपको दिया हुआ है यहाँ पर, वॉल्यूम 1 लीटर, तो आप इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे, अभी मैंने आपको बताया था। और ये पेट्रोल आपको दिया हुआ है, यानी कि ये क्या है, एक लिक्विड है। तो लिक्विड के लिए जो स्टैंडर्ड लिक्विड क्या है, एक पेट्रोल क्या है, एक लिक्विड है, और लिक्विड के लिए जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है वो होता है वाटर। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी हम कितनी मिल जाएगी यहाँ पर, वाटर की डेंसिटी दैट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे रखी है एस की वैल्यू। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, जल्दी से आप इसको सॉल्व कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे बताइए आपके आंसर क्या आ रहे हैं। डेंसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखें, और स्पेसिफिक वेट कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखें, यूनिट के साथ लिखेंगे। और कैपिटल W यानी कि वेट कितना आ रहा है 1 लीटर ऑफ पेट्रोल का, राइट। तो आपके आंसर मैं चेक करूँगा डेफिनेटली, जो भी आपके आंसर होंगे, अगर गलत आंसर होंगे या सही आंसर होंगे तो आपको मैं रिप्लाई करूँगा। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन विस्कोसिटी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। क्या होता है विस्कोसिटी, अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं, जैसे कि यहाँ पर एक वाटर है, तो वाटर की विस्कोसिटी कम है क्योंकि ये इजीली फ्लो हो जाता है। और एक यहाँ पर देखिए सिरप है, सिरप की विस्कोसिटी वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा है, सिरप की विस्कोसिटी कंपैरिजन में वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा है। एक्चुअली जो विस्कोसिटी है वो क्या होता है, गाढ़ापन होता है। ठीक है, मतलब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो इजीली फ्लो हो जाते हैं, कुछ सब्सटेंस इजीली फ्लो नहीं हो पाते हैं। जैसे कि हम बात करें शहद होता है, तो शहद क्या होता है, वो इजीली फ्लो नहीं हो पाता है क्योंकि इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, गाढ़ापन इसके अंदर ज़्यादा है। तो ऐसे सब्सटेंस जो इजीली फ्लो हो जाते हैं, जो इजीली फ्लो हो जाते हैं उनकी विस्कोसिटी कम होती है। जो फ्लूइड इजीली फ्लो नहीं कर पाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है उनको फ्लो करना, तो वो उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। समझते हैं कि विस्कोसिटी है क्या, विस्कोसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल से अगर मैं समझाने का प्रयास करूं, मान लीजिए जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर दो कैंडिडेट हैं, एक और एक की स्पीड ज़्यादा है दौड़ने की, एक की स्पीड कम है। ये दोनों कैंडिडेट एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, एक दूसरे से हाथ बंधे हुए हैं। अब एक की स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, और इसकी स्पीड कम है।
तो क्या हो रहा होगा जब दोनों एक साथ दौड़ रहे होंगे, दोनों के हाथ बंधे हुए हैं, तो ज़्यादा स्पीड जिसकी है उसको ऐसा लगेगा कि मेरे को कोई पीछे की तरफ खींच रहा है, यानी कि इसको क्या है, ये इसकी मोशन को इसको एक रजिस्टेंस फील हो रहा होगा कि मुझे कोई पीछे की तरफ खींच रहा है। और जिसकी स्पीड कम है इसको ऐसा लगेगा कि मुझे कोई आगे की तरफ खींच रहा है, उसको भी एक रजिस्टेंस फील होगा। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा होगा, एक दूसरे की मोशन क्या हो रही होगी, यहाँ पर रजिस्ट हो रही होगी, एक दूसरे की मोशन रजिस्ट हो रही होगी, एक दूसरे की मोशन को ये रजिस्ट कर रहे होंगे। इसी तरह से हम फ्लूइड में भी बात करते हैं। जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड को हम मान के चलते हैं बच्चे कि फ्लूइड क्या है, एक लेयर के फॉर्म में फ्लो होता है। फ्लूइड क्या है, इस तरह से फ्लो हो रहा होता है, इस तरह से लेयर के फॉर्म में। तो मैंने यहाँ पर एक एक्स डायरेक्शन कंसिडर कर ली, जिस तरफ फ्लो हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, इधर की तरफ क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर फ्लो हो रहा है। ओके नाउ अब हम ये मान करके चल रहे हैं कि बच्चे ये जो फ्लो हो रहा है ये लेयर के फॉर्म में हो रहा है, और ये जो सरफेस है नीचे, ये मैंने मान लिया फिक्स सरफेस, एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर फ्लो हो रहा है। तो फिक्स सरफेस के कांटेक्ट में जो फ्लूइड की लेयर होगी उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो होगी, उसके ऊपर वाली लेयर जो होगी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, उसके ऊपर वाली की वेलोसिटी और भी ज़्यादा होगी, और भी ज़्यादा, इस तरह से ये हमको एक वेलोसिटी प्रोफाइल मिल जाती है, ये हमें वेलोसिटी प्रोफाइल मिल जाती है। तो हम ये कह सकते हैं वाई डायरेक्शन में क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, फ्री सरफेस की तरफ ऊपर की तरफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी लेयर की। अब इसमें से कोई भी दो लेयर अगर हम कंसिडर करें, दो एडजेसेंट लेयर अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें, मान लीजिए ये दो लेयर मैंने कंसिडर कर ली, तो ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी ज़्यादा है, निचले वाली लेयर की वेलोसिटी कम है। तो ये दोनों लेयर क्या कर रही होंगी, एक दूसरे की मोशन को रजिस्ट कर रही होंगी, एक दूसरे की मोशन को क्या कर रही होंगी, रजिस्ट कर रही होंगी। और फ्लूइड की जो दो एडजेसेंट लेयर्स होती हैं, जब वो एक दूसरे की मोशन को रजिस्ट कर रही होती हैं, वो रजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है उसी को क्या कहते हैं, हम विस्कोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। देखो यहाँ पर टू एडजेसेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड के दो एडजेसेंट लेयर रजिस्ट द मोशन ऑफ ईच अदर, फ्लूइड की जो दो एडजेसेंट लेयर्स हैं वो एक दूसरे की मोशन को क्या करती हैं, रजिस्ट करती हैं। एंड सच अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, रजिस्ट करने की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, एक दूसरे की मोशन को रजिस्ट करने की जो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इसी को हम कहते हैं विस्कोसिटी या फिर डायनामिक विस्कोसिटी। क्या कहते हैं, विस्कोसिटी या फिर डायनामिक विस्कोसिटी, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू से। ध्यान रखें, जो विस्कोसिटी होती है हम उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप इस डायग्राम पर ज़रा फोकस कीजिए, इस डायग्राम पर फोकस कीजिए। देखो वाई डायरेक्शन में मैंने यहाँ पर देखिए फ्लूइड के दो एडजेसेंट लेयर को मैंने कंसिडर किया, एक लेयर ये वाली और इसके जस्ट ऊपर वाली लेयर, जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी वाई। तो नीचे वाली लेयर ये हो गई, ऊपर वाली लेयर ये हो गई। मान लीजिए जो नीचे वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी कितनी है, u, ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी डेफिनेटली ज़्यादा होगी, u प्लस डी यू होगी डी वाई डिस्टेंस के बाद। अब मान लीजिए इसका जो टाइम है बच्चे, इसका जो टाइम है dt टाइम में दोनों के लिए कितना टाइम है, dt टाइम है। तो छोटे निचले वाली जो लेयर है वो dt टाइम में कितना मूव कर जाएगी, आप सभी जानते हैं डिस्टेंस कितना मूव करेगी, स्पीड इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है, u, वेलोसिटी कितनी है इसकी, u है, और टाइम कितना है, dt। तो इतनी डिस्टेंस कवर कर जाएगी, इतनी डिस्टेंस कवर करेगी dt टाइम में निचले वाली लेयर। ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी क्योंकि ज़्यादा है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करेगी, वो ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करेगी। ये डिस्टेंस कितनी थी, वाई, डी वाई। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, निचले वाली लेयर से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, कितना, u प्लस डी यू तो होगी इसकी वेलोसिटी, इनटू टाइम कितना है, डी टी। तो इतनी डिस्टेंस से कवर करेगी, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। अब इस तरह से आप इसको इस तरह से आप एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं लाइक दिस। तो राइट, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, u dt, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, u dt, दिस डिस्टेंस। तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, यस, इस डिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इस डिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई होगी ऊपर वाली, u dt प्लस डी यू डी टी, राइट। तो ये वाली डिस्टेंस निकालनी है हमको, केवल ये वाली डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चे, माइनस कर देंगे हम इसमें से यू डी टी, ये वाली डिस्टेंस को माइनस कर दीजिए इस टोटल में से, इस टोटल डिस्टेंस में तो ये वाली माइनस कर दीजिए, तो हमको क्या मिल जाएगी, ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी, दिस वन, यहाँ पर मैं इंडिकेट कर देता हूँ ये वाली। और कितनी हो जाएगी ये डिस्टेंस, डी यू डी टी, कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, डी यू डी टी।
अब ये जो एंगल यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एंगल कितना बन जाएगा, इसको मान लीजिए एंगल डी थीटा, राइट। तो यहाँ ऑलरेडी मैंने अलग से बना के दिखा दिया आपको, पहले से ही ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये कहानी इसकी चल रही है। ये डायग्राम देखिए ज़रा, ये एंगल मैंने कितना मान लिया, डी थीटा। ये डिस्टेंस कितनी आ गई बच्चे, डी यू डी टी। कितनी डिस्टेंस आ गई, डी यू डी टी। ये एंगल कितना हो गया, डी थीटा। और ऑलरेडी ये डिस्टेंस आपको पता है कितनी है, डी वाई। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, टेन डी थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, डी यू डी टी। बेस कितना है इसका, डी वाई, राइट। तो डी डी टेन डी थीटा कितना हो गया, डी यू डी टी ओवर डी वाई हो गया। ओके, आप सभी जानते हैं, देखो ये फॉर्मूला मिल गया हमको, टेन डी थीटा इज इक्वल टू डी यू डी टी ओवर डी वाई। अब जब डी थीटा की वैल्यू बहुत ही छोटी होती है, आपको पता है कि जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो हम टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर टेन डी थीटा को क्या लिख लिया, डी थीटा। तो डी थीटा हो गया बच्चे डी यू डी टी ओवर डी वाई। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रा। कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। ये फॉर्मूला आपके पास आ गया, डी थीटा इज इक्वल टू डी यू डी टी ओवर डी वाई। अब इसको एक काम कीजिए, डी टी को आप इधर ले जाइए तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा आपको। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू डी यू ओवर डी वाई। फाइनल रिजल्ट क्या मिला आपको, डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू डी यू ओवर डी वाई। यहाँ पर जो ये डी थीटा ओवर डी टी है, इसको क्या बोलेंगे हम, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन या फिर रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन। ये टर्म्स आगे भी यूज होगी, ध्यान रखना, ये टर्म्स आगे भी यूज होगी। तो डी थीटा ओवर डी टी को क्या बोल दिया हमने, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन या फिर रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन। और डी यू ओवर डी वाई को हमने क्या बोला, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वाई डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी है, जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में किस रेट से चेंज हो रही है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो इतना हम ध्यान रखेंगे। डी थीटा ओवर डी टी क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। डी यू ओवर डी वाई क्या हो गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट। और ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। यहाँ से हमने देख लिया इस डायग्राम से। चलिए, तो विस्कोसिटी आपको क्लियर है क्या? अगर आपको ये बात समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं विस्कोसिटी अगर आपको समझ में आ गई है तो। चलिए आगे हम देखें, जो विस्कोसिटी है माय डियर स्टूडेंट्स, विस्कोसिटी का जो बेसिक कॉज है वो होता क्या है, व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ विस्कोसिटी। तो ये आपका आंसर क्या होगा, विस्कोसिटी का जो बेसिक कॉज होता है वो होता है कोहेसिव फोर्स। क्या होता है, कोहेसिव फोर्स। अब कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं, कोहेसिव आपने देखा होगा, एक एडिशन होता है, कोहेशन होता है। एक कोहेशन होता है और एक एडिशन होता है। कोहेसिव फोर्स, एडिशन फोर्स का आपने नाम सुना होगा। तो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगते हैं वो कहलाते हैं कोहेसिव फोर्स, कोहेशन कहलाता है सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर वाटर के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं वो क्या है, कोहेशन है। यहाँ पर वाटर का अदर मटेरियल है, अदर मेटल है, उसके साथ जो फोर्स लगते हैं, डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडिशन कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो विस्कोसिटी का जो कॉज है वो क्या है, कोहेसिव फोर्स, यानी कि जो सेम मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जो रेजिस्टिंग फोर्स होता है, उसी को क्या कहते हैं हम, विस्कोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। नाउ, और ये बात आप सभी जानते हैं, बिकॉज इन केस ऑफ लिक्विड कोहेसिव फोर्स इज हाई। अगर हम लिक्विड और गैस को कंपेयर करें तो लिक्विड में जो कोहेसिव फोर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू गैसेस। रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज इन केस ऑफ लिक्विड कोहेसिव फोर्स इज हाई इन एंड इन केस ऑफ गैसेस कोहेसिव फोर्स इज लेस। कोहेसिव फोर्स गैसेस के कम होते हैं और कोहेसिव फोर्स क्या है, विस्कोसिटी का कारण है। इसका मतलब ये हुआ जिसकी कोहेसिव फोर्स ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा। लिक्विड के कोहेसिव फोर्स ज़्यादा तो लिक्विड की विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी, लिक्विड की विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू गैसेस। ध्यान रखेंगे, लिक्विड की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, लिक्विड की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि लिक्विड के कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक ऐसा फ्लूइड है जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, और दूसरा फ्लूइड ऐसा है जिसकी विस्कोसिटी क्या है, कम है, जिसकी विस्कोसिटी कम है। तो यहाँ पर जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, फ्लूइड इज़ डिफ़िकल्ट टू फ्लो। वो फ्लूइड क्या होगा, उसको फ्लो करना आसान नहीं है, वो मुश्किल से फ्लो कर पाएगा। और जिसकी विस्कोसिटी कम है वो इजीली
फ्लो कर सकता है। ये जो 2 पॉइंट्स यहाँ पर बीच में लिखे हुए हैं, ये जब मैं आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा दूंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। हालांकि ये स्लाइड मुझे बाद में रखनी चाहिए थी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से, राइट। फिर भी जब मैं आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का जब आएगा तो ये 2 पॉइंट्स आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। अभी तो इतना ध्यान रखना है आपको, जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा वो फ्लूइड इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा। जैसे टूथपेस्ट होता है, कॉस्मेटिक क्रीम होती है, शहद होता है, हनी, ठीक है, ये भी क्या है मतलब इजीली फ्लो नहीं कर सकता है। जैसे वाटर हुआ, मिल्क हुआ, इनकी विस्कोसिटी क्या है, कम है, ये इजीली फ्लो कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं डिपेंडेंसी ऑफ विस्कोसिटी ऑन टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर पर विस्कोसिटी डिपेंड करती है। देखिए यहाँ पर है विस्कोसिटी, इधर की तरफ विस्कोसिटी है, इधर है टेम्परेचर। एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे क्या है, विस्कोसिटी है। माय डियर स्टूडेंट्स, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। लिक्विड की विस्कोसिटी कम हो जाती है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। देखो इधर, तो देखो इधर की तरफ जो है विस्कोसिटी क्या हो रही है, विस्कोसिटी कम हो रही है, जिधर की तरफ टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो लिक्विड के लिए क्या होगा, विस्कोसिटी कम होगी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर कोहेशन फोर्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, कोहेसिव फोर्स कम हो जाते हैं। और कोहेसिव फोर्स कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि कोहेसिव फोर्स की वजह से क्या होता है, कोहेशन की वजह से क्या होता है, विस्कोसिटी आती है। लेकिन गैसेस के केस में उल्टा होता है, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी गैसेस की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, इधर की तरफ टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसकी विस्कोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रैंडमनेस बढ़ जाती है, जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं आपस में टकरा करके अपनी एनर्जी को लॉस कर देते हैं, है ना। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला भी लिख दिया था अलग से समझने के लिए कि भाई रैंडमनेस क्यों बढ़ जाती है। क्योंकि देखो ये जो होती है वेलोसिटी होती है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 3RT/m, √3RT/m। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और जब वेलोसिटी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स के आपस में टकरा करके वो अपनी एनर्जी को लॉस कर देते हैं और उनके जो फ्लो होने की एबिलिटी है वो कम हो जाती है। और जब फ्लो होने की एबिलिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा, इसका मतलब विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है स्टेट द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को समझने से पहले कोई भी लॉ, जैसे हमने पढ़ा था यूनिट नंबर 1 में हुक्स लॉ, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। एक चीज़ आप थोड़ा ध्यान समझिए, ये आप पढ़ करके आते हैं मैथमेटिक्स में स्कूल में, यानी ये कौन सी एक्सिस है, एक्स, ये कौन सी एक्सिस है, वाई। तो वाई जो है मान लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। यहाँ से जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाता है, एम एक्स आ जाता है, और एम क्या है यहाँ पर, यह है स्लोप, ओके। और जब वाई एक्स का लीनियर फंक्शन है तो यहाँ पर जो वाई इज इक्वल टू एम एक्स वाली लाइन होती है ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि ओरिजिन से पास हो रही होती है। चलिए अब समझते हैं हम स्टेट द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को हम समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कहता है ये अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी shear stress between the layers of fluid is directly proportional to rate of shear deformation। तो यहाँ पर जो shear stress है that is directly proportional to rate of shear deformation। rate of shear deformation क्या होता है, d थीटा ओवर dt, अभी मैंने आपको बताया था। और ये जो d थीटा ओवर dt होता है du ओवर dy के बराबर होता है, d थीटा ओवर dt du ओवर dy के बराबर होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये था y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यहाँ पर है टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू ओवर डी वाई। तो y की जगह क्या आ जाएगा, टाउ, और x की जगह आ जाएगा डी यू ओवर डी वाई। तो x की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पर, x एक्सिस पे डी यू ओवर डी वाई, और y की जगह क्या रख देंगे, टाउ। तो यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया टाउ वर्सेस डी यू ओवर डी वाई और डी थीटा ओवर डी टी। नाउ माई डियर स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या अभी, अकॉर्डिंग टू दी Newton's law of viscosity, tau is directly proportional to d theta over dt, tau is directly proportional to du over dy। अब यहाँ से जैसे हमने यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करके क्या आ गया था, यहाँ पर एक कांस्टेंट आया था m, इसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट म्यू। यहाँ पर जो म्यू है बच्चे, वेयर म्यू इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो कि एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, एंड विच इज़ नोन एज विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी। यहाँ पर क्या आ जाएगा,
क्या बोलेंगे इसको हम, विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी। अरे याद करो हुक्स लॉ क्या कहता था यूनिट 1 में, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ भी क्या आया था, एक कांस्टेंट आया था जिसको हमने क्या बोला था, यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या आ जाएगा, स्ट्रेन, वाई की जगह क्या आ जाएगा, स्ट्रेस, और एम की जगह क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो यहाँ पर ई क्या है बच्चे, ये स्लोप है। जैसे यहाँ पर एम है स्लोप एक्स वाई डायग्राम का, तो ई क्या है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम का स्लोप हो जाता है। और यहाँ पर ये सॉलिड के केस में है, यंग्स मॉडुलस कहते हैं हम इसको, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या कहते हैं, यंग्स मॉडुलस, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि एक सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पर जो म्यू है ये विस्कोसिटी है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस तरह से हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को समझ सकते हैं कि भाई जो स्ट्रेस होती है, शेयर स्ट्रेस जो होती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर डिफॉर्मेशन। अगर हम बात करें यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की यूनिट क्या होगी, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी वाई ओवर डी यू, राइट। और टाउ क्या होता है, स्ट्रेस, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डी वाई क्या है, डिस्टेंस 1 मीटर है, और वेलोसिटी क्या है, डी यू। ओके, तो मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इस मीटर से मीटर चला जाएगा तो क्या ये सेकंड ऊपर आ जाएगा, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगी यूनिट किसकी, विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी की यूनिट कितनी हो जाएगी, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को। ठीक है, हुक्स लॉ की बात करते हैं हम सॉलिड के केस में, और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की हम बात करते हैं फ्लूइड के केस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज़ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। देखिए जो डायनामिक विस्कोसिटी होती है, डायनामिक विस्कोसिटी को अगर आप डेंसिटी से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम लिखते हैं न्यू से, राइट, न्यू। तो न्यू क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी। ओके, डायनामिक विस्कोसिटी और डेंसिटी का जो रेशियो होता है वो कहलाता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट कैसे मिल जाएगी आपको, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसकी यूनिट अब हमें पता थी हमको, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और डेंसिटी की यूनिट भी हमको पता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी एम के एस यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, राइट। यहाँ पर जो स्टोक है, स्टोक किसकी यूनिट होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। स्टोक किसकी यूनिट होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। और यहाँ पर एक पॉइज यूनिट लिखी हुई है, पॉइज किसकी यूनिट थी, डायनामिक विस्कोसिटी की। पॉइज जो है वो डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है, और जो स्टोक है दैट इज द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है आपसे डिफाइन न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को आपको डिफाइन करना है। तो पहले हम देख लेते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है। वो सारे फ्लूइड्स जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं। ऑल द फ्लूइड्स विच ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आर नोन एज न्यूटोनियन फ्लूइड। जो भी फ्लूइड्स न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेंगे, ओबे करेंगे, तो हम उनको कहेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड। और इस केस में देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ, यानी कि जो शेयर स्ट्रेस है, और डी थीटा ओवर डी टी है, उसमें क्या होगा, एक लीनियर रिलेशन होगा, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ये क्या करती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं। टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई, राइट। और डी यू ओवर डी वाई को आप डी थीटा ओवर डी टी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो म्यू आ जाएगा बच्चे वो क्या आ जाएगा, टाउ ओवर डी थीटा ओवर डी टी। जैसे कि वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैंने बताया था एक्स, तो यहाँ से वाई इज इक्वल टू कितना हो जाता है, एम एक्स। तो एम क्या आता है यहाँ पर, स्लोप था, वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ पर वाई की जगह क्या है, टाउ, और एक्स की जगह क्या है यहाँ पर, डी थीटा ओवर डी टी। तो टाउ अपॉन डी थीटा, यानी कि टाउ अपॉन डी थीटा ओवर डी टी क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, जिसको हम क्या लिखेंगे, म्यू। तो म्यू क्या है, टाउ डिवाइडेड बाय डी थीटा ओवर डी टी, यानी कि हम ये कह सकते हैं म्यू जो है बच्चे वो स्लोप है। एम की जगह क्या आ गया यहाँ पर, म्यू। तो म्यू क्या है, स्लोप है। जैसे एम स्लोप होता है एक्स वाई डायग्राम का, इसी तरह से यहाँ पर जो म्यू है वो किसका स्लोप हो जाएगा, टाउ डी थीटा ओवर डी टी डायग्राम का स्लोप हो जाएगा। ओके, इन न्यूटोनियन फ्लूइड द विस्कोसिटी डज नॉट चेंज फॉर द सेम फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए क्या होता है, विस्कोसिटी चेंज नहीं होती है, विस्कोसिटी चेंज नहीं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये विस्कोसिटी बनाई हुई है मैंने यहाँ पर वाई एक्सिस पे, यहाँ पर डी थीटा ओवर डी टी, तो ये विस्कोसिटी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है। किसके लिए, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। चलिए नेक्स्ट, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं बच्चे, जो फ्लूइड्स
जो फ्लूइड्स न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं, द फ्लूइड्स विच डू नॉट फॉलो द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आर नोन एज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। और यहाँ पर जो टाउ और डी थीटा ओवर डी टी में क्या होता है, एक लीनियर रिलेशन नहीं होता है, नॉन लीनियर रिलेशन होता है। तो हम डायग्राम में दिखा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर टाउ है, यहाँ पर डी थीटा ओवर डी टी है। ये जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जो पास हो रही है यहाँ पर, ये क्या है, ये न्यूटोनियन फ्लूइड को दिखाती है। और क्योंकि ये लीनियर रिलेशन होता है न्यूटोनियन फ्लूइड में, यहाँ पर क्या है, ये है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ये कौन सा है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रियल एंड आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड को हम पहले समझ लेते हैं। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होते हैं। पहली बात तो ये इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होते हैं, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इनकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। हैविंग जीरो विस्कोसिटी, और इनकी जो विस्कोसिटी है वो कितनी होती है, जीरो विस्कोसिटी होती है आइडियल फ्लूइड के केस में। विस्कोसिटी अगर जीरो होगी तो बच्चे हमको पता है कि टाउ इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू डी थीटा ओवर डी टी। जब विस्कोसिटी जीरो हो जाएगी तो शियर स्ट्रेस भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो आइडियल फ्लूइड केस में क्या हो जाएगा, टाउ जो है, जो शियर स्ट्रेस है वो कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। अब जब विस्कोसिटी जीरो हो जाएगी, यानी कि जो शियर स्ट्रेस है वो जीरो हो जाएगी, तो यानी कि एक तरह से वाई एक्स की अगर हम बात करें, अगर ये एक्स है और वाई है, तो टाउ जीरो हो गया तो मतलब वाई जीरो हो गया। वाई जीरो कहाँ पर होता है, एक्स एक्सिस पर, तो टाउ जीरो कहाँ पर हो जाएगा, इस वाली एक्सिस पर हो जाएगा, डी थीटा ओवर डी टी एक्सिस पर। तो ये वाली जो लाइन होगी, हॉरिजेंटल लाइन, यहाँ पर देखेंगे एक्स एक्सिस पर जो हॉरिजेंटल लाइन है, ये क्या दिखाएगी, आइडियल फ्लूइड को दिखाएगी। किसको दिखाएगी, आइडियल फ्लूइड को, क्योंकि शेयर स्ट्रेस आइडियल फ्लूइड की कितनी है, जीरो है। शेयर स्ट्रेस विस्कोसिटी कितनी है, जीरो है। और वास्तव में जो है आइडियल फ्लूइड डू नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट इन नेचर, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं आइडियल फ्लूइड। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजेंटल लाइन ऑन दी टाउ डी थीटा ओवर डी टी डायग्राम। यहाँ पर ये इसको हम शो करेंगे। रियल फ्लूइड क्या होते हैं, रियल फ्लूइड वो होते हैं जिनकी विस्कोसिटी होती है, जीरो विस्कोसिटी नहीं होती है उनके अंदर, ठीक है, कुछ ना कुछ विस्कस फोर्स होता है। फ्लूइड दैट हैव विस्कोसिटी म्यू इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि एंड देयर मोशन नोन एज विस्कस फ्लो। जो रियल फ्लूइड होते हैं उनका जो मोशन होता है उसको क्या कहते हैं हम, विस्कस फ्लो कहते हैं। और जो आइडियल फ्लूइड का मोशन होता है वो क्या होता है, नॉन विस्कस फ्लो कहलाता है। इस तरह से हमने ये जितने भी क्वेश्चंस अभी डिस्कस किए हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सेमेस्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मान लीजिए आपने अगर ठीक से इसको समझा है तो 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे, मिनिमम 10 to 15 मार्क्स यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। चलिए थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने का पर्पज़ यही है कि जो हमने पढ़ा है अभी वो हमारे माइंड में कितना है। तो आप क्या कर रहे हैं, अभी आप वीडियो को पॉज करें और मेरे आंसर बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करें, हर क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करें और खुद सोचें कि इसका आंसर कितना है, क्या आंसर होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, A B C या D। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है बच्चे, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए आपका आंसर क्या है। मैं आपको आंसर बता देता हूं, अगर आपने अपना आंसर सोच लिया है तो इसका ऑप्शन C करेक्ट है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, है ना। इस फॉर्मूले से आपको पता लग जाएगा, टाउ इज इक्वल टू म्यू DU ओवर DY। ओके, तो यहाँ से हम म्यू की यूनिट निकाल सकते हैं विस्कोसिटी की। क्वेश्चन नंबर 2, वीडियो को पॉज कीजिए, अपने मन में इसका आंसर सोचिए, उसके बाद मेरा आंसर सुनिए। कह रहा है द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड वेरीज विद, इसका आंसर होगा टेम्परेचर। लिक्विड की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होती है, घटती है। इस तरह का डायग्राम मैंने आपको बताया था, दिस इज म्यू एंड दिस इज टेम्परेचर, विस्कोसिटी वर्सेस टेम्परेचर। ये होता है लिक्विड के लिए और ये तो हो गया लिक्विड के लिए, और गैसेस के लिए क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है, गैसेस के लिए उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर विस्कोसिटी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, न्यूटन्स लॉ। हर क्वेश्चन के लिए, हर क्वेश्चन के बाद क्या करेंगे आप, वीडियो को पॉज करेंगे, अपना आंसर सोचेंगे, उसके बाद मेरा आंसर सुनेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज रिलेशनशिप बिटवीन, किस किस के बीच में रिलेशन होता है, शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ एंगुलर डिस्टॉर्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखिए इसमें कई मुझे लगता है आपने, देखिए वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर सोचिए। मुझे लगेगा, देखो मैं बता रहा हूँ, आप में से कई लोग
ये वाला आंसर टिक करेंगे ऑप्शन बी, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, डी थीटा ओवर डी टी के, या फिर आप इसको लिख सकते हो डी थीटा ओवर डी टी को डी यू ओवर डी वाई। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव नहीं किया है अभी। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव कर देंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा यहाँ पर डी यू ओवर डी वाई, तब ऑप्शन बी करेक्ट होता। अभी इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। ओके, क्लियर हो गई ये बात आपको, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द प्रॉपर्टी विच रजिस्ट फ्लो ऑफ लिक्विड, लिक्विड के फ्लो को जो रजिस्ट करती है वो क्या कहलाती है, दैट इज विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, एटमॉस्फेयर, देखो मैंने आपको बताया था ना, इस जो डेंसिटी होती है वो होता है आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका जो रेसिप्रोकल होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, टोटल वॉल्यूम पर यूनिट मास, टोटल वॉल्यूम पर यूनिट मास। ओके, तो ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट है, ये है स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये क्या है, डेंसिटी है। ठीक है, डेंसिटी अगर पूछता तो ऑप्शन ए होता, अभी इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम पर यूनिट मास इज नोन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशनलेस पैरामीटर। अभी हमने देखा था काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की तो यूनिट होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कुछ ना कुछ डायमेंशन होगी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द गैसेस विद राइज इन टेम्परेचर, किसकी विस्कोसिटी पूछ रहा है, गैसेस की, कब, जब टेम्परेचर क्या हो जाए, राइज हो जाए। तो अभी मैंने आपको बताया था ये म्यू है विस्कोसिटी, ये टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर बढ़ने पर विस्कोसिटी क्या होती है, गैसेस की बढ़ती है, गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ती है। नाउ द नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट रिलेशनशिप, चूज द करेक्ट रिलेशनशिप। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सोचिए एक बार। तो मैंने आपको बताया था बच्चे, मैंने आपको बताया था जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है म्यू, दैट इज इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाला जो ऑप्शन है, तो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, म्यू, म्यू क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इंटू रो, है ना। तो ये रिलेशन आपका क्या है, ये सही है, ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट, डायनामिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंटू डेंसिटी, दिस वन। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अ फ्लूइड हैविंग नो विस्कोसिटी, ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी जीरो होती है, जिसकी विस्कोसिटी जीरो यानी कि म्यू जीरो है, तो उसका शेयर स्ट्रेस भी क्या होता है, जीरो, और ऐसे फ्लूइड को हम कहते हैं बच्चे आइडियल फ्लूइड। क्या कहते हैं, आइडियल फ्लूइड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरह से हमने ये 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी क्विकली हमने इसको रिवाइज किया। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिली होंगी। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, आप अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें। आपके लिए ये वीडियोस कितनी यूजफुल हैं ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम बात करेंगे पास्कल्स लॉ की, कंटिन्यूटी इक्वेशन की और बर्नौली इक्वेशंस की। इसी तरह से क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में हम लोग उसको भी डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।